नमस्कार। लंबे अंतराल के बाद इस ठंड में एक बार फिर हम अपना अड्डा जमाने के लिए तैयार हैं। कुछ बहुत ही जानकार और विद्वान साथी आज इस अड्डे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप सभी सुनने वाले जिनका लगातार हमें प्रोत्साहन और समर्थन हमें मिलता रहा है अड्डा पे, एक बार फिर एक गर्मागर्म ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम अपने साथियों से चर्चा करेंगे, उनके विचार, उनका दृष्टिकोण जानेंगे और आपसे भी हम ये आशा करेंगे कि आप अपना फीडबैक, अपने विचार, अपने ओपिनियन हमसे शेयर करें और हमें ये भी बताएं कि और कौन से ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे विषय हैं जिन पर आप चाहेंगे कि आगे हम अड्डा में उसको उठाएं और इस अड्डे को और भी गर्मागर्म और भी दिलचस्प बनाएं। तो साथियों, ठंड तो कम होने का नाम नहीं ले रही है और ना राजनीतिक गहमा गहमी में कोई कमी आई है। अयोध्या के विराट और ऐतिहासिक कार्यक्रम के संपन्न होते ही इधर राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया। ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल, थोड़ा बहुत अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को आंखें दिखाई। तो इसी बीच में सबसे बड़ा उलटफेर बिहार से आया। उसी बिहार से, उसी पटना से, जहां 7 महीने पहले पूरे बाजे गाजे के साथ एक विपक्षी गठबंधन को तैयार किया गया था। तरह तरह के लोग, उसमें से कुछ धुर विरोधी भी साथ आए थे ये कहकर कि अब हम सब एकजुट हो गए हैं और इस बार नरेंद्र मोदी को मिल करके डट के मुकाबला करेंगे और हरा देंगे। कई लोग कह रहे थे कि क्योंकि इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इनिशिएटिव पे हुई थी तो वही उसके सूत्रधार हैं। अफसोस है कि 7 महीने के अंदर अंतिम सांसें गिन रहा है ये गठबंधन और सूत्रधार ही मंच को छोड़कर चले गए हैं तो वह आज भी बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन उनके साथी बदल गए हैं। अब उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन बना लिया है। तो जब इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले सूत्रधार मंच से चले गए हैं और जो उसके किरदार हैं, अलग अलग भूमिका में जो पात्र हैं, वो कोई अपना अलग रास्ता चुन रहा है, कोई अपना अलग रास्ता चुन रहा है, तो ऐसे में गठबंधन क्या लोकसभा चुनाव आने तक अपनी सांसें ले भी पाएगा या वही यूपीए का जो स्वरूप था उसमें भी अब कुछ साथी टूट गए हैं, जैसे अजित पवार, एक छोटा मोटा टूटा फूटा यूपीए रह जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल इस हफ्ते राजनीतिक परिदृश्य में है। इसी को समझने के लिए, और वैसे तो आपने मीडिया पर इसकी काफी चीरफाड़ सुनी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में इसके क्या मायने हैं, इसको लेकर बिहार के संदर्भ में और राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में हम अपने साथियों से बात करेंगे। जल्दी से आप सबका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं विनोद शुक्ला। आप लगातार अड्डा पर उनके विचार सुनते रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ हम सबको मिला है। स्वागत है शुक्ला जी। और साथ ही कुमार श्रीकांत, बहुत ही बेलौस बेबाक होकर अपनी बातें, अपने विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। लगातार विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप इनको सुनते रहते हैं। स्वागत करती हूं श्रीकांत का। मुझे विश्वास है बिहार की राजनीति पे इनकी जो पकड़ है उससे हमें काफी कुछ समझने को मिलेगा। और आज ओपिनियन अड्डा पर मैं आप सबका परिचय कराना चाहती हूं, मेरे वर्षों पुराने साथी, वरिष्ठ पत्रकार और सबसे बड़ी जो इनकी विशेषता है सेफोलॉजी, यानी चुनावों का डेटा एनालिसिस, उसके विशेषज्ञ अभिरंजन कुमार। बहुत सालों से मैं लगातार इनकी डेटा एनालिसिस चुनावों पर पढ़ती आई हूं और उससे वाकई एक नया नजरिया, एक नया परिदृश्य राजनीति का समझ में आता है। स्वागत करती हूं अभिरंजन का आज के हमारे इस गर्मा गर्म अड्डे में। और अभिरंजन, पहला सवाल भी आप ही से करूंगी। मैं आज ही पढ़ रही थी, आपने बहुत ही विस्तार से ये लिखा है कि किस तरह आप समझते हैं कि ये जो बीजेपी और जेडीयू मिलकर साथ आए हैं, इससे अब बिहार में लोकसभा का चुनाव दोनों के लिए एक बहुत ही मुफीद स्थिति बन गई है, विन विन सिचुएशन है। ये आपने क्यों लिखा? एक
संक्षेप में बिंदुवार तरीके से अगर हमें समझाएं तो हमारे अड्डा पे इस चर्चा को सुनने वालों को भी लाभ मिलेगा। अभिरंजन। देखिए देखिए एक्चुअली क्या है ना कि बिहार में दो ध्रुव है। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी है, जिसका एक अपना वोट बैंक है, काडर है, आइडियोलॉजी। दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय जनता दल है, जिसका अपना वोट बैंक है, काडर है, उसकी भी अपनी आइडियोलॉजी। ये दो ध्रुव है। भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द एनडीए का गठन होता है, राष्ट्रीय जनता दल के इर्द गिर्द महागठबंधन, यूपीए, इंडिया अलायंस, जो भी आप कहना चाहें, उसका गठन होता है। अब बीच में जो है ये नीतीश कुमार पेच फंसाते रहे पिछले 18-20 साल से। वो एक तीसरी पार्टी है। उनका उस तरह का उतना मजबूत जनाधार वाकई में नहीं है जितना मजबूत जनाधार भारतीय पार्टी का है या राष्ट्रीय जनता दल का है। नीतीश कुमार की पार्टी के अपने वोट जो है ले देकर 15-16 से ज्यादा नहीं है। वो एक जाति के लीडर हैं, क्योंकि बिहार में एक जातियों के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे राजनीतिक दल काम करते हैं, और जातियों के इर्द गिर्द ही मतदाता भी वहां पर लामबंद होते हैं और अपनी अपनी जातियों से जुड़े हुए राजनीतिक दलों को मतदान करते हैं। इस कारण से क्या है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द तो एक जो उनकी अपनी जाति है, उस जाति के वोट तो उनको सॉलिड मिल जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ जो है सो कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग की है। वो कहते हैं कि हमने ओबीसी को भी जोड़ा, ईबीसी को भी जोड़ा, दलित को भी जोड़ा, महादलित को भी जोड़ा, लेकिन ये सारे जोड़ घटाव करने के बावजूद जो है उनके अपने वोट 15-16% से ज्यादा आगे नहीं आए। अपने वोट का मतलब क्या? जब वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो 15% वोट लाते हैं, जब वो गठबंधन के साथ जाते हैं तो 18 से 22% वोट लेकर आते हैं। तो नीतीश कुमार का देखिए, वो एक तीसरा कोण बनाते हैं। बहुत मजबूत जनाधार नहीं है, लेकिन वो एक तीसरा कोण बनाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है ना, माफी चाहती हूँ अभिरंजन आपको टोकने के लिए, जी लेकिन इस मोड़ पर जबकि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन लौट कर नहीं जाएंगे, ऐसा आपको लगता है राजनीतिक दृष्टि से इस समय क्या ऐसा समय या मोड़ आया कि नीतीश जी को लगा कि बीजेपी के साथ वापस जाना उनके फायदे में है? नहीं, देखिए मैं तो सीधी सी बात यह है कि अगर वो बीजेपी के साथ नहीं आते तो जो बिहार के राजनीतिक गलियारों में हवा थी उनकी पार्टी तोड़ दी जाती। क्योंकि जब वो बीजेपी को छोड़कर गए ही थे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन के साथ, तो उपेंद्र कुशवाहा वगैरह कई नेता हैं जो उनके साथ जुड़े रहे, और वो भी कहते रहे कि कुछ डील हुई है उनकी महागठबंधन के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लालू यादव के साथ, उनके परिवार के साथ कोई डील हुई है। वो डील क्या हुई है, इस पर बिहार के राजनीतिक गलियारे में पिछले 1.5 साल से, जब से ये नया गठबंधन इनका बना था, तब से ये चर्चा थी। और हम लोगों को जो अंदरूनी सूत्रों से और अंतरंग सूत्रों से जानकारी मिलती रही है, निश्चित रूप से ये डील हुई थी कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना है और नीतीश कुमार को सेंटर की पॉलिटिक्स में जाना है। लेकिन सेंटर की पॉलिटिक्स चूंकि नरेंद्र मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है, तो जो एक अलायंस बनाने की पहल नीतीश कुमार ने शुरू की, उस अलायंस में 56 छेद दिखाई देते हैं। और ये मैं तटस्थ होकर, मैं कोई पक्षधरता के कारण नहीं कह रहा हूं, मैं तटस्थता के साथ कह रहा हूं कि उसमें 56 छेद दिखाई देते हैं। जब आप बारीक विश्लेषण एक एक राज्य का, एक एक पार्टी का करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है तो इस नीतीश समय कुमार बात किसी, समझ आ गई है। लौट कर आप पर जी आऊंगी अभिरंजन। जी आपसे अनुरोध करूंगी कि मैं जब तक मैं बाकी साथियों का भी थोड़ा उनके विचार लेती हूँ, आप अपने आप को म्यूट कर लें और मैं श्रीकांत के पास आना चाहती हूँ। श्रीकांत जी, मुझे मालूम है कि आपके पास समय कम है और मैं शुक्रगुजार हूं आपने अड्डा के लिए थोड़ा समय निकाला। ये बताइए कि जैसा कि अभी अभिरंजन बता रहे थे कि नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि जो सोचकर उन्होंने गठबंधन, महागठबंधन के वो नेता बने थे, वो चीजें कहीं ना कहीं फलित नहीं हो रही थी। और मैं यहाँ ये पृष्ठभूमि जोड़ना चाहूंगी, ये पिछले 3-4 दिनों के विश्लेषण में हमारे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो भूल गए हैं कि जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर गए थे तो वो तब गए थे जब महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था और एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर मुख्यमंत्री बन गए थे भाजपा के समर्थन से। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये डर, ये भय हो गया था कि उनकी पार्टी को भी कहीं तोड़ न दिया जाए। अब वो 18 महीनों के बाद लौट के आए हैं, तो जैसा अभिरंजन इशारा कर रहे हैं कि फिर उनको यही भय है कि कहीं उनकी पार्टी टूट नहीं जाती। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है श्रीकांत कि इस समय जब देश भर में राम की लहर है और नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी भी ये नहीं कह रहे कि वो हारेंगे, ऐसे में
नीतीश कुमार ने तो अपना भविष्य और अपना फायदा देखकर ये कदम उठाया होगा, लेकिन इतने सकारात्मक राजनीतिक माहौल में भाजपा जो खुद को अपने दम पर बिहार में खड़ा करना चाहती थी, अब उस प्रोजेक्ट का क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि आप पिछले 17-18 महीनों में शकुनी चौधरी के जो बेटे हैं, आप ये सोचिए उन्होंने एक मुरेठा बांधा हुआ है बिहार में, और उत्तर प्रदेश में उसको मुरेठा कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में उसे पगड़ी कहा जाता है। यानी कि वो नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए चाहते थे, और चाहते थे कि नीतीश कुमार को सीधे वो उखाड़ फेंके। तो क्या उनके उस शपथ का, उनके उस वादे का क्या रहा? और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार में ये कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पाती है कि वो अकेले दम पर भी कुछ कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास काडर नहीं है या बीजेपी बेहतर नहीं कर पाती, लेकिन मुझे लगता है डबल श्योर होने के कारण बीजेपी ने ये स्टेप लिया है। दूसरी तरीके से देखिए, नीतीश कुमार अगर वापस आए हैं तो वो घटती हुई दरों में आए हैं, यानी कि वो उन दरों पर नहीं आए हैं और ना वो उन लोकसभा सीटों पर वापस आए, क्योंकि बीजेपी के पास अभी भी बहुत काम है और उनके सहयोगी हैं जिनको खपाना है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखिए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अकेले नहीं आए, वो अपने साथ बैग और बर्डन सब लेकर आए हैं, और खास तौर से जिसे आप एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, नीतीश कुमार की सरकार के साथ वो भी रहे। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की पूरी सरकार एक साथ नहीं बदली है। यानी कि आप सोचिए, तेजस्वी इस बात का फायदा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी दिन थे नौकरियां उन्होंने दी, बहुत कुछ बेहतर किया, इसके लिए वो पोस्टर वॉर कर रहे हैं। वही जितना एंटी इनकम्बेंसी थी वो कहीं ना कहीं नीतीश के सर माथे उसको डाल भी रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ी समस्या ये है कि खास तौर से बिहार के राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये सरकार कुल मिला के 200 दिनों की है, यानी कि 6 महीने की। क्या 24 के चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार के पास बेहतर एक तरीके से लोकसभा सदस्य होंगे, वो बेहतर बातचीत कर सकेंगे, बेहतर डील कर पाएंगे, तो क्या वापस वो पलटी मारेंगे? क्या उस वक्त चुनाव से एन पहले बीजेपी भी उनसे पिंड छुड़ाएगी? ये सारी बातें हैं। लेकिन सबसे खास और महत्व बात यह है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, हम पार्टी उनके साथ में है, और एक तरीके से चिराग पासवान हो या उनके चचा, वो सभी अगर एनडीए के घटक या फिर एनडीए के साथ खड़े हैं, तो वो जो 2019 में किया था, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी उसे बेहतर करेगी। और अब जिस तरीके से आप देखिए, राम मंदिर के बाद पूरे बिहार और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो एक तरीके से एक मैसेज गया है, और खास तौर से अगर आप देखिए, नीतीश अगर जाते हैं, यानी कि आपने चलती बारात का दूल्हा अगवा कर लिया, बीजेपी को कहा जाए तो। यानी कि जिस एनडीए अलायंस का बनाने वाला व्यक्ति, एनडीए अलायंस का वो व्यक्ति जिसने उसकी शुरुआत की, वो व्यक्ति खुद इंडिया अलायंस तोड़कर आ जाता है आपके पास। यानी कि आप मैसेज, बहुत बढ़िया बात आपने उठाई, और इसी बिंदु पे विनोद शुक्ला के पास आना चाहूंगी। विनोद शुक्ला, 2-3 मुद्दे हैं। एक तो जैसा श्रीकांत कह रहे थे कि भले ही बीजेपी फिर नीतीश कुमार को समर्थन दे रही हो, लेकिन इससे फायदा यह है कि भाजपा वहां सत्ता में आएगी, डबल इंजन सरकार का मुद्दा वहां काम कर सकता है, और नीतीश कुमार घटी हुई दरों पर लौट कर आए हैं, तो इसमें भाजपा का नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आज मैं कुछ लोगों को सुन रही थी, उसमें प्रशांत किशोर भी शामिल थे, जो बिहार के एक एक जिले, एक एक पंचायत का दौरा कर रहे हैं लंबे महीनों से। उनका कहना था, और श्रीकांत ने भी इशारा किया, कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी बिहार में उस स्थिति में नहीं अपने आप को पा रही थी कि अकेले महागठबंधन को चैलेंज करे। और जैसा श्रीकांत ने कहा, कहीं ना कहीं कार्डर और मुद्दों से ज्यादा कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस का मुद्दा वहां आता है। कहीं कॉन्फिडेंस की कमी रह गई होगी। कुछ मीडिया में ऐसे भी अटकलें आई हैं कि भाजपा ने एक अंदरूनी सर्वे करवाया और पार्टी को लगा कि कम से कम उत्तर भारत में पूरे हिंदी बेल्ट में एक भी लोकसभा सीट कम नहीं होनी चाहिए, फुल सीटें आनी चाहिए, और इसको इंश्योर करने के लिए भाजपा ने ये कदम उठाया। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ लोकसभा तक की
समझदारी है जैसा श्रीकांत कर रहे थे, या इसका भविष्य है? बीजेपी का अपने दम पर खड़े होने के प्रोजेक्ट का बिहार में अब क्या होगा? लेकिन दूसरी तरफ अगर वो हमेशा नीतीश कुमार के शैडो में रहे तो क्या ये पार्टी के लिए लॉन्ग टर्म में एक नुकसान की बात हो सकती है? देखिए, मुझे इसमें जो फौरी तौर पर ये लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख करके किया गया है। लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि इस बार नीतीश को शायद उतनी सीटें ना ऑफर की जाएं जितनी पिछले हुए, इसलिए कि अब बहुत सारे और घटक दल आ गए हैं, हम आ गया है, कुशवाहा भी हैं, और पशुपत पारस भी हैं, और उनके भतीजे चिराग पासवान भी हैं। तो इसमें किसको कितनी सीट मिलेगी, तो सीट जाएंगी कहाँ से, बीजेपी कंसीड करेगी नहीं करेगी। तो एक तो ये मसला है कि निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी शर्तों पर कुछ न कुछ बात करेगी। दूसरा, आपकी बात निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है कि बीजेपी नॉर्थ में अपना कोई सीट नुकसान नहीं करना चाहती है, इसलिए कि उसने अपने आप को टारगेट भी 400 के आसपास का दे दिया है, और उत्तर प्रदेश में शायद वो बढ़ भी जाए। बिहार में स्थिति निश्चित तौर पर ठीक नहीं थी। बिहार स्पेसिफिक एक दो बात कर लेते हैं। पहला ये कि वहां पर कोई भी नेता इस तरह का नहीं है जो नीतीश को चैलेंज कर पाए और उससे बड़ा इमर्ज कर पाए, कम से कम पॉपुलैरिटी के तौर पर नहीं तो जो राजनीति होती है उस स्तर पर। और हिंदुत्व अभी भी वहां इल्यूसिव है। जाति की राजनीति में जाति अभी भी वहां काम कर रही, जैसे उत्तर प्रदेश में जाति अब बैकग्राउंड में चली गई है, वहां हिंदुत्व काम कर रहा है और बढ़िया से काम कर रहा है। डेवलपमेंट और हिंदुत्व दोनों एक साथ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश में सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक फैक्टर है। बिहार में वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इन चुनावों के बाद क्या भविष्य होगा, मुझे लगता है कि कुछ चीजें निश्चित तौर पर डिस्कस हुई होंगे। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहां बिठा दे तो आप किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि नीतीश एक कह भी चुके हैं कि अगला चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, और वो भी ये चाहेंगे कि चुनाव में जा करके और आखिरी अपना चुनाव हारें। उससे बेहतर है कि वो राज्यसभा लेकर के केंद्र में मंत्री बने और सुकून वाला रहे। तो ये इस तरह के बहुत सारे और बहुत सारी और चीजें शर्तें हुई होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कई कई बार आपको ये लगता है कि हम कंसीड किए हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कई कई बार मींस मैटर नहीं करते हैं, एंड गोल मैटर करता है। तो लोकसभा चुनाव जीतना पहला गोल है। अगली चुनाव विधानसभा जब होगा उसके पीछे उसके पहले बहुत वक्त होगा और इसकी रणनीति दूसरे तरह से तैयार की जाएगी। तब तक इनको बहुत सारा, शायद सम्राट चौधरी को बहुत ही एक दिलचस्प आपने पर्सपेक्टिव इसमें जोड़ा पूरी बातचीत में। अभिरंजन, आपके पास आना चाहूंगी। कई बार राजनीति में एक कदम पीछे लेना होता है ताकि आप 2-4 कदम आगे बढ़ सके, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से। लेकिन उससे पहले उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी 2 विषयों पर। पहला, आपको क्या लगता है कि अब ये जो इंडिया अलायंस है जिसमें ममता बनर्जी बात करने को तैयार नहीं है, अरविंद केजरीवाल अपना अलग रास्ता चुन लिए हैं, अखिलेश यादव ने बहुत सीमित कर दिया है कांग्रेस को, हालांकि जानकारों का कहना है कि जितनी सीटें दी हैं वो भी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर के पूरे नॉर्थ इंडिया में आप इस विपक्षी गठबंधन के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको क्या देखते हैं, और पूरे भारत के ओवरऑल इंडिया के पिक्चर में आपको क्या लगता है, क्या इनकी स्थिति है मोदी को चैलेंज करने की? ये गठबंधन क्या चल पाएगा लोकसभा तक, और अगर चलेगा तो कितना मजबूत होगा ये नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने में? नहीं, देखिए, गठबंधन तो कहने को चलेगा, गठबंधन अगर बना है तो कहने को चलेगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो चल नहीं पा रहा है।
आप देख रही है कि अपनी यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, जो सो कॉल्ड न्याय यात्रा है वो कांग्रेस अपनी यात्रा है, मतलब वो गठबंधन की यात्रा नहीं है। बिहार में जो गठबंधन का सूत्रधार था वही जो है रस्सी खींच के भाग गया। पश्चिम बंगाल और पंजाब और दिल्ली की बात आप कर ही रही हैं, उत्तर प्रदेश की बात आप कर ही रही हैं। महाराष्ट्र में जो एक और बड़ा राज्य है वहां पर आप देखिए कि जो यूपीए के इंडिया अलायंस के जो पार्टियां हैं वो 1/3 रह गई हैं अपने आप में, चाहे वो एनसीपी हो या चाहे वो शिवसेना हो, और कांग्रेस की तो कोई बिसात ही नहीं थी वहां पर भी। तो आप देखो कि ये सारे जितने भी राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अभी अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, और वहां तो कोई अन्य पार्टी है नहीं इनके अलायंस में। जो भी पार्टियां हैं उनका किसी का अस्तित्व उन राज्यों में है नहीं। तो सवाल है कि इंडिया अलायंस पार्टियां कहां पर हैं? जो दक्षिण के कुछ राज्य हैं उधर हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया अलायंस की पार्टियां नहीं रह गई हैं। एक उस तरफ थोड़ी शक्ति उनके पास पश्चिम बंगाल है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की अपनी शक्ति है, बट वहां पर भी अलायंस तो काम कर नहीं रहा है, वहां पर भी ममता बनर्जी ही काम कर रही है। पंजाब में शक्ति है, दिल्ली में शक्ति है, बट वहां पर आम आदमी पार्टी ही काम कर नहीं रहा है। तो अलायंस कहने को इन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए जरूर सो कॉल्ड अलायंस फॉर्म किया है, बट प्रैक्टिकली वो अलायंस तो देखो अभी ही काम। और इलेक्शन के टाइम पे आप देखिए कि जब ये जनवरी बीत रहा है, इनकी पार्टियों के जो बड़े लीडर्स हैं वो कोई भी लीडर सीरियस नजर नहीं आते। कोई अगर लीडर अगर कहता भी है, जैसे बिहार में ही आपने देखा कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि भैया सीटों का बंटवारा तो कर लो, लालू यादव थे कितनी जल्दी सीटों का बंटवारा हो जाता है क्या, मतलब कहीं से कोई सीरियसनेस नहीं है। मतलब जिस दिन एग्जामिनेशन आएगा ना उस दिन उसकी रात में, पिछली रात में हम पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन देने, ये इन लोगों की तैयारी है, आप समझिए। और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जल्दी से एक टिप्पणी श्रीकांत से लेती हूँ, फिर मैं लौटकर आपसे आऊंगी। बिहार के भविष्य पर एक सवाल जो मुझे लगता है कि मैं भी जानना चाहती हूँ आपसे अभिरंजन, और हमारे जो लोग हमसे जुड़े अड्डा में वो भी चाहेंगे। श्रीकांत, आपसे जानना चाहती हूँ, नीतीश कुमार तो सूत्रधार थे, वो छोड़कर चले ही गए। कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हुआ कि उनको जो महत्व दिया जाना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो दो खास पार्टियां जिनको लाने के लिए नीतीश कुमार को पूरी तरह लगाया गया था काम पर, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, अब वो भी कांग्रेस पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं और लगभग सीट शेयरिंग नहीं करने की बात साफ होती दिख रही है। क्या आपको लगता है कि 7 महीनों में ये जो विपक्षी गठबंधन बना था ये केवल मीडिया की सुर्खियों और फोटो और बयानबाजी में रह गया? इसीलिए आज के इस चर्चा का हमने टाइटल रखा, अब गठबंधन में काबा। श्रीकांत, देखिए, मैं यहाँ लालू प्रसाद यादव को कोट करना चाहूंगा। अभिरंजन जी मेरे से सीनियर है और ये कहावत बहुत बढ़िया बताएंगे कि बेमेल का जो ब्याह होता है और पूरा मांग सिंदूर भर जाता है। यानी कि सोचिए, जो इंडी गठबंधन था, इंडी गठबंधन में सब अपने ताल नाच रहा था, यानी कि कोई एक दूसरे को डाइजेस्ट करने के मूड में नहीं था। आप देखिए जिस तरीके से चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव में अलग अलग माफ कीजिएगा प्रदेश आपको में टोक रही हूं जी, इसमें सबसे बड़ा जो ब्लेम रीजनल पार्टियों और छत्रपों की तरफ से लगाया जा रहा है वो कांग्रेस के नेतृत्व पर है कि कांग्रेस चाहती तो है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए सबको साथ लाएं, लेकिन किसी के साथ एकोमोडेट करने को तैयार नहीं है। और गठबंधन छोड़ते हुए केसी त्यागी का भी यही बयान था। क्योंकि देखिए, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाना तो चाहती है लेकिन वो निभा नहीं रही है, और बहुत जगह पर उसे छोटे भाई की भूमिका में भी आना पड़ेगा। कांग्रेस बड़ा दिल भी नहीं बना रही है और कांग्रेस सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चाहती है कि वो हटा दे और सिंहासन खाली करवाए, लेकिन कांग्रेस उस सिंहासन को भरने के लिए खुद को खड़ा भी नहीं कर पा रही है। बड़ा सवाल यह है, ममता एकलो चलो का नारा लगा रही हैं, और ममता इंडी गठबंधन की मीटिंग्स में अलग बात करती हैं, लेकिन जब वो बंगाल पहुंचती हैं तो आपको पता है वो किस तरीके से बात करती हैं, और बंगाल में कांग्रेस की इकाई ममता को लेकर किस तरीके से बातें करती है।
या अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि वाकई आप देखिए अभी कांग्रेस से कोई हरी झंडी नहीं मिली और अरविंद केजरीवाल कल ये कहते हैं कि वो हरियाणा में इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि हुड्डा साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब दूसरी तरफ पंजाब में मान साहब कह रहे हैं कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस इकाई जो राज्य की इकाई है वो कह रही है कि वो उनका मेल जोल अरविंद केजरीवाल के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हो पा रहा है। यानी कि कुछ भी क्लियर नहीं है। और मजाक मजाक में ये भी कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा जून तक हो जाएगा, यानी कि मई में सरकार बन जाएगी और जून तक इंडी गठबंधन का सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तो यानी कि आप समझिए कुछ भी लाइन लेंथ जिसे कहते हैं या फिर कहा जाए स्ट्रेटेजी के तौर पर वो पेपर पर बन नहीं रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस बात का अंदाजा लगाइएगा कि तकरीबन 1 महीने पहले कहा गया था कि इंडी गठबंधन में तमाम जो लोग हैं वो मिलकर एक वॉर रूम का निर्माण करेंगे, जिसमें हर एक दल का एक व्यक्ति उसमें होगा और जो स्ट्रेटेजी होगी सोशल मीडिया को लेकर, टीवी मीडिया को लेकर, प्रिंट को लेकर, उस पर काम किया जाएगा। अब ये सोचिए एक स्थान तक डिसाइड नहीं हुआ है कि कहां वॉर रूम बनेगा। ना वॉर रूम की जगह हुई है, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने घर को देना चाहता है। मतलब ये सोचिए कि अभी वही है किम कर्तव्य विमूढ़ वाला, यानी कि आगे आकर कोई जो है गणेश नहीं बनना चाहता है। तो इंडी गठबंधन में सब अपने ताल नाच रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी आके आकर मुझे लगता है उसको डील नहीं करना चाहता। और कांग्रेस खास तौर से देखिए इस वक्त सीटों का बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण है, इस वक्त सबको एक जगह बैठाना बहुत महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे और वो कांग्रेस की आवाज नहीं बन पाते। उधर राहुल गांधी मुझे लगता है देशाटन पे निकले हैं और वो देशाटन भी उनका पूरा नहीं हो पा रहा। वो जहां जा रहे हैं या तो बीजेपी के राज्यों में जा रहे हैं तो बीजेपी के साथ लड़ाई करते हैं, यहां तक कि इंडी गठबंधन के राज्यों में भी अगर वो जा रहे हैं तो इंडी गठबंधन के राज्यों में उनके सहयोगी दल जो है उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा बन जा रहा है। तो आप ये सोचिए। तो एक बार विनोद से भी पूछूंगी कि इस पूरे परिदृश्य पे विनोद को क्या लगता है कि कैसे आगे चलेगा गठबंधन का मामला। विनोद, श्रीकांत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि कांग्रेस चाहती तो है कि गठबंधन की अगुवाई करे, बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन बड़े भाई को एक विशालता दिखानी पड़ती है, एक अकोमोडेशन दिखाना पड़ता है, जो भाजपा के बारे में भी कहा जाता है कि समय समय पर वो करते हैं, उनके नेताओं का दावा है। ये अगर कांग्रेस नहीं कर रही है तो दूसरी तरफ कई रीजनल पार्टनर्स भी हैं, अधीर चौधरी जैसे नेता हैं, अन्य राज्यों में नेता हैं, समाजवादी सपा के नेता हैं, वो भी तो कांग्रेस को बार बार रन डाउन करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ना इस तरफ कोई सम्मान है रीजनल ताकतों का कि वो अपने अपने राज्यों में जो उनकी मजबूती से खड़े हैं, ना रीजनल पावर्स में अब कांग्रेस के प्रति वो एक सम्मान रह गया है जो एक पुरानी नेशनल ग्रैंड ओल्ड पार्टी की के नाम पे होना चाहिए था। और उधर राहुल गांधी अपनी एक यात्रा लेकर निकल पड़े बिना किसी के साथ विचार किए, और अब वो चाहते हैं कि सभी गठबंधन के साथी उनके यात्रा में शरीक हों। तो इस तरह से ऑल्सो रैन की भूमिका में कोई क्यों आएगा? तो क्या लगता है विनोद, अब गठबंधन में काबा? देखिए देखिए बिल्कुल अब गठबंधन में काबा, इसको मेटाफोरिकली समझिए। सिनेमा में कई बार दिखाते हैं कि 2 भाई होते हैं, तो जो छोटा होता है वो 6 साढ़े 6 फीट का होता है और जो बड़ा भाई होता है वो क्या बोलते हैं बौना होता है। तो अभी जो गठबंधन में छोटे भाई बड़े भाई वाला भूमिका है ना, वो इसी तरह का है मामला कि जो बड़ा भाई है उसको पॉलिटिकल समझ है नहीं, वो क्या करना है कैसे करना है नहीं समझ पाता। लेकिन अब विनोद, अभी भी इतने कम होने के, इतना कट डाउन या ट्रंकेटेड होने के बाद भी कई राज्यों में कांग्रेस ही बीजेपी से सीधे मुकाबले में है। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए कांग्रेस कई राज्यों में निश्चित तौर पर सीधे मुकाबले पर है, जहां कास्ट की राजनीति नहीं होती है, कोई एक बड़ा कास्ट डोमिनेंट फैक्टर नहीं होता है, 10% से ऊपर वाला, वहां पर इसी तरह की स्थिति होती है। अब मैं इंडिया अलायंस की बात करता हूँ।
अगर आप देखें तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो इंडिया अलायंस है वो सिर्फ महाराष्ट्र में बचा हुआ है और कहीं नहीं बचा हुआ है। ममता ने मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव राष्ट्रीय लोक दल को 7 सीट देते हैं, जिसका एक भी व्यक्ति पार्लियामेंट में नहीं है, और जिस राजनीतिक दल के 55 लोकसभा सांसद हैं उसको 11 सीट ऑफर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा आप वेस्ट बंगाल में आपके पास कुछ नहीं है, ममता ने मना कर दिया, ममता बनर्जी ने मना कर दिया है। केरल में आपको ये बोला गया है कि आप अपनी वायनाड सीट छोड़ के कोई दूसरी सीट देखिए, वहां क्या कोई कंसेशन लेफ्ट पार्टी देगी। तमिलनाडु में आप थर्ड पार्टनर हैं। वेस्ट बंगाल, अब आप अगर ऊपर आ जाइए तो आपके पास जम्मू कश्मीर में कुछ बचा नहीं है। तो कुल मिलाकर के और बाकी जगह आप की सीधी लड़ाई है, जैसे कर्नाटक में आप सीधी लड़ाई लड़िएगा। तेलंगाना में इस बार भाजपा, लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होने वाली है, वहां बीआरएस थर्ड फोर्स होगा लोकसभा में, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो कांग्रेस मतलब जो इंडिया अलायंस है उसका अपना अब अलायंस बचा ही नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र में दिखता है जहां पर शिवसेना और पवार साहब, सीनियर पवार खड़े हुए हैं। बाकी शिवसेना का एक हिस्सा और एनसीपी का दूसरा एक हिस्सा वो भाजपा के साथ खड़ा है। और दूसरे में ये जो चलिए, आपकी बेमौसम बात समझ में आ गई। चूंकि जी अभिरंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो एक एक सीट टू सीट एनालिसिस करने के लिए जाने जाते हैं, तो अभिरंजन से पूछना चाहूंगी। अभिरंजन जी, पहली बात, क्या आपको लगता है कि अब नॉर्थ इंडिया में, यानी विंध्य पर्वत के उत्तरी हिस्से में कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है, और उसके दूसरे जो साथी हैं उनकी? और एक पहले इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी चाहूंगी, फिर बिहार पर एक सवाल है। नहीं, देखिए, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है इस वक्त। तो मैं एग्जैक्टली आपको सीटों का फिगर नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त मैंने उस तरह का कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आप कहाँ मिलेगा। आप देखो, बिहार में एनडीए 38 से 40 कहीं पर भी रह सकती है। बहुत बुरा करेगी तो 38 पे रुकेगी, अच्छा कर जाएगी तो 40 तक जा सकती है। 40 शायद नहीं जा पाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में आपका क्या आकलन है? उत्तर प्रदेश में देखिए, मेरा अभी भी ये आकलन है कि हम ये बीजेपी और एनडीए जो है वहां पर वो 72 से 75 कहीं पर भी रह सकती है आउट ऑफ 80 सीट्स में। तो क्योंकि इस बार जो है ना बेहतर काम करेगी उत्तर प्रदेश में एनडीए का गठबंधन। अभी राम मंदिर का भी हो गया है, योगी का भी जलवा चल रहा है, हिंदुत्व तो है ही है, लॉ एंड ऑर्डर है, विकास भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में इस बार, और अपोजिशन भी बहुत कमजोर हालत में है। मायावती भी उनके साथ इस बार नहीं है जैसे कि 2019 में थी। इस बार अगर मायावती भी उनके साथ नहीं है तो मुझे कहीं से भी ये डाउट नहीं है कि 72 से 75 सीटें आराम से एनडीए उत्तर प्रदेश में। तो कहां से आप बताइए कि दिल्ली है आपके पास, क्लीन स्वीप होना है यहाँ पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सारी जगहों पर लगभग क्लीन स्वीप होना है। शायद कोई एक दो सीट अगर हार जाए, क्या ले देकर कांग्रेस को कुछ सीटें दक्षिण भारत में ही आएंगी, या दक्षिण भारत, जैसा कि कुछ योगेंद्र यादव जैसे कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर जनता में काफी रोष है, वो सामने नहीं आ रहा लेकिन वो वोट में नजर आएगा। जनता में रोष तो देखिए हर सरकार को लेकर किसी न किसी मात्रा में होता है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती है जिसको लेकर 100% जो है जनता जय जयकार करती है। किसी के रोजगार के मुद्दे होंगे, किसी के महंगाई के मुद्दे होंगे, किसी के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे होंगे, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ का मुद्दा चलता है, सूखा प्रभावित इलाकों में। तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती, लेकिन कोई भी ऐसा कारण इस वक्त नहीं है कि जिसके कारण जो लोग बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं वो इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी कारण नहीं है, ऐसी कोई भी नाराजगी नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो लोग ने पिछली दफा बीजेपी को वोट नहीं किया है, वो भी इस बार उनको वोट देंगे। माफी चाहती हूँ अभिरंजन, समय बहुत कम है। एक लाइन में जल्दी से आपका विश्लेषण चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस बार एनडीए के तरफ, एनडीए का जो कुनबा है बिहार में, उसमें काफी महत्वपूर्ण दल आ गए हैं। जो चिराग पासवान की पार्टी है उनके भी 2 धड़े हो गए हैं पासवान जी की लेगेसी को साथ लेने वाले, और विकासशील इंसान पार्टी जो है
उसका भी अपना एक सीमित ही सही लेकिन एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। जेडीयू का दावा रहेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो उनकी अपनी एक हनक चलेगी। बीजेपी भी अपने आप को वहां बढ़ाना चाहती है। क्या लगता है आपको इस बार बिहार में एनडीए के जो धड़े हैं, एनडीए के कैंप में सीटों के बंटवारे में कठिनाई आ सकती है? सीटों के बंटवारे में कठिनाई मामूली आएगी। कारण ये है कि महत्वाकांक्षा होती है हर छोटी छोटी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की। जैसे मैं उपेंद्र कुशवाहा की बात करूं, 2014 में बीजेपी ने उनको 3 सीटें दी, 2019 में उनको 2 सीटें दे रही थी। कुशवाहा ने कहा कि नहीं भाई ये तो बहुत कम है, तो वो चले गए दूसरी तरफ चले गए, उन्होंने अपना एक अलग मोर्चा फॉर्म कर लिया। उनको नतीजा हुआ कि एक भी सीट नहीं आई। तो बीजेपी कम से कम 2 सीट दे रही थी, तो दो तो क्योंकि उनके ये सांसद होते छोटी पार्टियां, इसी तरह से। ये छोटी एग्जैक्टली पार्टियां अपना स्ट्राइक रेट दिखाती हैं और दावा करती हैं, पर वो भूल जाती हैं कि वो इसीलिए जीती थी क्योंकि वो मोदी के सहयोगी के तौर पे तो उन्होंने मोदी चुनाव लहर लड़ा। में, हाँ, तो मोदी लहर में उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि जो मिल जाएगा वही नरेंद्र मोदी जी का प्रसाद होगा, उसको ग्रहण करने में ही भलाई होगी। हाँ, नीतीश कुमार को जरूर जो है, मुझे लगता है कि बीजेपी 12 से 15 सीटों के बीच में रोकना चाहेगी। अगर नीतीश कुमार उसमें रेसिस्ट करते हैं, इसलिए जो है दूसरे गठबंधन सहयोगी के हिस्से में से कटौती होगी, तो वहां पर थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि अब चुनाव से पहले एनडीए में बहुत ज्यादा टूट फूट होने वाली है। इजिली ये लोग कर बिल्कुल, लेंगे, कम मुझे से कम ऐसा लगता है। चुनाव तक किसी तरह का चैलेंज नजर नहीं आता और अब समय भी बहुत बचा है। इतना नहीं है विपक्ष के पास समय कि अब दोबारा नए सिरे से कोई रणनीति तैयार कर सके। बहुत मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण समय उन्होंने गंवा दिया, जो लोकसभा के पहले का पीरियड होता है। समय हमारे पास भी अब नहीं है, तो मैं जस्ट कुछ सेकंड में जल्दी से विनोद से एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगी, ये समझने के लिए कि आपको क्या लगता है कि विपक्ष के पास, विपक्ष के नजरिए से अब क्या उम्मीद रह गई है मोदी को चैलेंज करने में, और क्या अब उनके पास समय है टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर? विनोद। देखिए मुझे 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 तो अब 24 के लिए उनके पास कोई समय नहीं बचा हुआ है। 29 के लिए जरूर, क्या बोलते हैं, जैसे अभी श्रीकांत कह रहे थे कि जून के बाद गठबंधन का सीट का फायदा हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, समझ रहे। बिहार में लगभग 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को काम करने को दे दिया है। मैं कम से कम 2 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, और वो मैं अभी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा इसलिए कि उनका अननेसेसरी टिकट जियोपार्डाइज्ड हो, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग बेहतर उसे। तो उन परिस्थितियों में जब आप सीटों पर चुनाव के लिए तैयार हों, दूसरी तरफ अभी यही नहीं पता है कि किसको कितना शेयर मिलेगा, कौन क्या जाएगा, किस तरह से आगे बढ़ेगी, तो मतलब इट्स अ लॉस्ट गेम। मतलब अब विपक्ष के लिए मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं, अब कुछ अचानक ऐसा ना हो जाए कि हो, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं होता है। आप चाहे 77 या बाकी सारे चुनाव की बात करें, 91 की बात करें, 89 की बात करें, नाराजगी थोड़ी बहुत दिखने शुरू हो गई थी और उसको कैपिटलाइज लोगों ने किया। यहाँ वैसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ तो लोग उल्टे ओवरवेल्म्ड हैं। राम मंदिर के बाद ऐसे भी लोग बीजेपी को वोट करने वाले हैं जो शायद हमेशा से बीजेपी के खिलाफ वोट करते थे। ये वैसी स्थिति है जब बीजेपी का वोट बैंक अचानक बढ़ा था 2 से 89 वाला। ये कुछ उस तरह का माहौल राजनीतिक तौर पर कम से जी, कम मुझे नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये कमोबेश आपने मेरा काम कर दिया। ये पूरी स्थिति को एक तरह से एक निचोड़, इसका एक आपने निष्कर्ष बना दिया। अभी तक का जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, श्रीकांत को एक बेहद जरूरी कमिटमेंट के कारण अपनी बात रखने के बाद जाना पड़ा, लेकिन मैं श्रीकांत को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है उन्होंने अड्डा के लिए समय निकाला है और बेहद दिलचस्प रहा उनका दृष्टिकोण। अभिरंजन, आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़े, लेकिन यह अंतिम नहीं होना चाहिए क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर असली जो जोड़ तोड़ और तैयारियां होंगी वो तो अब वास्तविक समय आ रहा है। और मुझे लगता है कि संसद में वोट ऑन अकाउंट
जो है इंटरिम बजट पेश होने के साथ ही हम पूरी तरह इलेक्शन मोड में देश जो है वो आ जाएगा। तो आपसे बार बार हम संपर्क करेंगे। हमारे अड्डा में आइए, हमारे साथ चाय पीजिए, अपने विचार शेयर करिए। धन्यवाद अभिरंजन। धन्यवाद। और विनोद शुक्ला, धन्यवाद कि आपने इसने विस्तार से पूरी स्थिति को एनालाइज किया, अपना विश्लेषण दिया। एक बात हमारे तीनों साथी मान रहे हैं कि बहुत ही कीमती समय विपक्ष ने गंवा दिया खामखा के मुद्दों को लेकर, और इसीलिए अब लगता है कि अब उनके पास समय शायद नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी जैसा अंग्रेजी में एक मुहावरा है, पुलिंग अप द सॉक्स, क्या अभी भी उनके पास ये समय है कि वो चुस्त दुरुस्त होकर मुस्तैदी से नरेंद्र मोदी का ये जो विक्ट्री का, जीत का ये जो चल रहा है सिलसिला, ये अनवरत चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा सके? ये देखना दिलचस्प होगा कि इस निराशाजनक स्थिति में भी क्या विपक्ष के तरकश में कोई तीर बचे हैं, और अगर नहीं तो क्या उन्हें अब 29 के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। इसी चर्चा को और कुछ मुद्दों के साथ, कुछ और साथियों के साथ अगले अड्डे में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अड्डा की संस्कृति को जीवित रखिएगा, खूब जमकर दम के साथ अपनी बात रखिएगा। आपकी बात से कोई सहमत हो या ना हो, आपकी बात सुनी जाए, आप अपनी बात को सामने रखें, यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही संदेश अड्डा का हमेशा रहा है। इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बहुत जल्द एक और अड्डे में मिलेंगे और फिर इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।